यूट्यूब नगर वासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 हिंदी के क्वेश्चन पेपर को जिसका कोड डीजी है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रसमीमांसा के लेखक हैं। सही ऑप्शन होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, तितली कृति की विधा है। तितली एक उपन्यास है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी की देन लिखा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ऑप्शन डी सही है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल के कवि है इसमें पद्माकर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। ऑप्शन बी, भूषण सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, युगवाणी। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ये एक संस्मरण है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शोक। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस है, यहाँ पर सरिस वाचक शब्द का यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी उपमा सही है। अगला प्रश्न है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे मिसरे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन बी, सोरठा सही है। अगला प्रश्न है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन बी, अनु सही है। अगला प्रश्न है, युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होता है। ऑप्शन बी, युष्माकम सही है। अगला प्रश्न है, वेद पुराण में समास है। इसमें द्वंद्व समास रहेगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन सी, प्रमोद सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में कितने अंग होते हैं? 2, ऑप्शन ए सही है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया रेखांकित पद का परिचय है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, ऑप्शन ए सही है। खंड बा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। आओ इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पाठ में सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो पहले रेखांकित अंश पढ़ लेते हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। लेखक का मत है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक जैसा काम करते हों या दोनों की पसंद एक जैसी हो। इसी प्रकार यह भी जरूरी नहीं है कि मित्रों का एक जैसा स्वभाव हो तथा एक समान आचरण हो। दो विरोधी स्वभाव वाले भी बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सच्चे मित्र के गुणों के विषय में एवं उसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। अथवा करके अगला गद्यांश है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा।
चलो इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक में संकलित अजंता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास तथा सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलो रेखांकित अंश पढ़ लेते हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। चलो इसका उत्तर लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। भगवत शरण जी कहते हैं कि अजंता की चित्रकला का संसार की चित्रकलाओं में अद्वितीय स्थान है। इतने प्राचीन समय में इतने प्राणवान, जीवंत, इतने गत्यात्मक तथा इतनी अधिक संख्या में कथाएं जिनके प्राणों में बसी हुई हैं, ऐसे चित्र कहीं नहीं बने। प्रत्येक चित्र एक कथा से प्रस्तुत कर रहा है। इन चित्रों ने देश विदेश की चित्रकला को अपने प्रभाव से प्रभावित किया है। इन चित्रों का प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। इनके प्रभाव से मध्य पश्चिमी एशिया की कला भी नहीं बच सकी है। अजंता की कलाकारी से पूर्वी तथा मध्य पश्चिमी एशिया के देश प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर लिखेंगे। अजंता के कलात्मक एवं जीवन चित्रों ने देश विदेश एवं सब जगह की चित्रकला को अपने प्रभाव से प्रभावित किया है। उसका कल्याणकारी प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसकी कला से प्रभावित हुए बिना नहीं रही है। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौंध है, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि क्यों आपनो, जोरे करे गो गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है? पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पढ़ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौ है, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, बताओ तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? अपनी शपथ देकर हम सच सच बात पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक प्रेम है। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है? प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानती। उनको उनके माता पिता, रंग, देश के बारे में कुछ नहीं पता। इसी कारण उन्हें निर्गुण ब्रह्म को समझने में कठिनाई आ रही है। अथवा करके अगला पद्यांश है, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। इस पर आधारित प्रश्न है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। चलो इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पढ़ लेते हैं। वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कहता है कि क्या कभी तुमने चींटी को देखा है? वह अत्यंत सरल और सीधी है। वह पतली और काली रेखा की भांति, काले धागे की भांति हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है।
वे सब एक पंक्ति में आगे पीछे अर्थात मिलकर होती हुई चलती हैं और देखने में काले धागे की रेखा सी दिखती हैं। अगला प्रश्न है, कवि वह पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है? उत्तर लिखेंगे, कवि इस पंक्ति द्वारा चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करते हुए मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश देता है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने वाराणसी नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है। चलो अनुवाद कर लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, दूर दूर देशों से असंख्य यात्री यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अथवा करके अगला गद्यांश है। आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारत राष्ट्र बहूनि चात्र राज्यानि बहुवश्य शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि आम भीकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ पुस्तक के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने पुरुराज और सिकंदर के संवाद के माध्यम से पुरु की वीरता और देशभक्ति को व्यक्त किया है। पहली पंक्ति है, आम राष्ट्रद्रोहा यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्र बहूनि चात्र राज्यानि बहुवश्य शासका। हाँ, राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज, यह भारत एक राष्ट्र है, यहाँ पर अनेक राज्य है और उनके अनेक शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मित्रता की संधि के द्वारा उनमें फूट डालकर भारत को जीतने की इच्छा कर रहे हो। आम्भीकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चयो जानाति सह पंडिता। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। इस अंश में लेखक ने ग्रामीण द्वारा रखी गई पहेली का उल्लेख किया है। आपदो उसके पैर नहीं, दूरगामी किंतु दूर चला जाता है, चक्षाक्षरो अक्षरों सहित है, नचा पंडिता किंतु पंडित नहीं है। अमुखः उसका मुख नहीं है, स्फुट वक्ता किंतु साफ साफ बोलता है, चयो जानाति सा पंडिता इसे जो जानता है वही पंडित है। अथवा करके अगला श्लोक है, धान्यानामुत्तमम् किंस्विद् धनानां स्यात् किमुत्तमम् लाभानामुत्तमम् किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमम्। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने उत्तम धान्य धन के विषय में बताया है। धान्यानामुत्तमम् किंस्विद् धनानां स्यात् किमुत्तमम्, धान्यों में उत्तम धान चातुरता है, धनों में उत्तम धन विद्या है। लाभानाम उत्तमम किं स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्, लाभों में उत्तम लाभ स्वास्थ्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से हम खंडकाव्य का जो पोर्शन है उसको स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपके जिले में जो भी खंडकाव्य लगता है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लिखेंगे।
भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 ईस्वी तक वकालत की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1963 में पटना के सदागत आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। कवि हैं तुलसीदास, महादेवी वर्मा और रामनरेश त्रिपाठी। हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखेंगे। वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया। महादेवी जी का आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में विशेषकर छायावादी कवियों में विशिष्ट स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा और यामा है। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हम लिखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश लेने का कारण भी उल्लेख कीजिए। अथवा विद्यालयों में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। विषय लिखेंगे, मां की बीमारी के कारण 4 दिन का अवकाश। आगे लिखेंगे, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मेरी माताजी की तबीयत विगत 8 दिन से खराब चल रही है। कल डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद से उनकी दशा अचानक और अधिक खराब हो गई है तथा वे अर्ध चेतना अवस्था में हैं। उनकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी एक आवश्यक कार्य से कोलकाता जा रहे हैं। उन्हें लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आज दिनांक 2/9/2025 से 6/9/2025 तक 4 दिनों का अवकाश स्वीकृत कर अनुग्रहित करें, जिससे मैं मां की सेवा से शुरूशा कर सकूं। एक तरफ आज का दिनांक लिख लेंगे, 2/9/2025। आपका आज्ञाकारी शिष्य दयाल शर्मा, कक्षा 10 कला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न है, श्वेत केतुः कस्य पुत्रः आसीत्। उत्तर है, श्वेत केतुः आरुणि पुत्रः आसीत्। फिर है, विश्वस्य सृष्टः कः। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः अस्ति। फिर है, आतुरस्य मित्रम कः भवति। आतुरस्य मित्रम भिषक् भवति। फिर है, चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम किम अकथयत्। चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम स्वतंत्र इति अकथयत्। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय है, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। हम जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले रूपरेखा बना लेंगे। लिखेंगे, प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय
और उपसंहार। पहला बिंदु है प्रस्तावना। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व मानव का इस धरा पर प्रादुर्भाव हुआ था। प्रारंभ से 1830 ईस्वी तक विश्व की कुल जनसंख्या केवल 1 अरब थी, किंतु अगले 100 वर्षों में ही अर्थात 1930 ईस्वी तक जनसंख्या दुगनी हो गई। तात्पर्य यह है कि जितनी जनसंख्या वृद्धि लाखों वर्षों में हुई, उतनी वृद्धि दर मात्र 100 वर्षों में ही हो गई। जनसंख्या वृद्धि की गति और द्रुत हुई और अगली 1 अरब की वृद्धि केवल 30 वर्षों में ही हो गई। इस प्रकार 1960 ईस्वी तक 3 अरब नर नारी इस धरती पर हो गए और फिर अगले 15 वर्षों में ही अर्थात 1975 ईस्वी तक जनसंख्या बढ़कर 4 अरब हो गई। विश्व जनसंख्या में पुनः 1 अरब की वृद्धि होने में केवल 12 वर्ष ही लगे। 2011 ईस्वी के मध्य में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 121.04 करोड़ हो गई थी। भारत जनसंख्या वृद्धि की इस प्रतियोगिता में काफी तेज है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17.7% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है। भारत में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। 1881 ईस्वी में भारत की कुल जनसंख्या मात्र 23.7 करोड़ थी, जो मार्च सन 1991 ईस्वी को 84.63 करोड़ हो गई और वर्ष 2011 ईस्वी में 121 करोड़ से अधिक हो गई। जनसंख्या के आकार के साथ देश की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां जनसंख्या के आकार में निरंतर एवं तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यह समस्या जटिलतर होती जा रही है। सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि की दर से काफी अधिक दर से यदि अर्थव्यवस्था में उन्नति नहीं होती है तो देश आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हो जाता है। भारत के संदर्भ में यह अक्षरशः सही है और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के सभी प्रयास, योजनाएं एवं विनियोग अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का भी अधःपतन हो जाता है। अगला बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अगला बिंदु है ऊंची जन्म दर। भारत में जन्म दर ऊंची है। इसका मुख्य कारण भारतीय जलवायु का गर्म होना है, जिसके कारण यहाँ के लड़के लड़कियां शीघ्र ही वयस्क हो जाते हैं। अगला बिंदु है मृत्यु दर में गिरावट। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने तथा महामारी वाले संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हो जाने के कारण मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट आई है। अगला बिंदु है प्रजनन क्षमता का अधिक होना। भारतीय स्त्रियों की प्रजनन क्षमता अधिक है, अतः परिवार वृद्धि तीव्र गति से होती है। अगला बिंदु है विवाह एक सार्वभौमिक आवश्यकता। भारत में विवाह एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। यहाँ संतान उत्पन्न करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। अगला बिंदु है निर्धनता। देश की अवनति दशा एवं निर्धनता के कारण भी भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। एडम स्मिथ ने कहा है, दीनता और निर्धनता संतानोत्पत्ति के वायुमंडल के अनुकूल होती है। अगला बिंदु है शिक्षा का अभाव। अधिकांश भारतीय अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी हैं। वे संतान को प्रभु की देन मानते हैं। अगला बिंदु है प्रचलित अंधविश्वास। वंश चलाने एवं पितृ विसर्जन हेतु पुत्र की कामना करना तथा अन्य धार्मिक अंधविश्वास आदि के कारण परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है, जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। अगला बिंदु है शरणार्थियों का आगमन। देश की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आने वाले लाखों करोड़ों शरणार्थियों के कारण भी देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बसे भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है और वे लोग भारत में आकर बस रहे हैं। इन देशों में लंका, मलाया, ब्रिटेन, म्यांमार, कीनिया व कनाडा प्रमुख है। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हमें तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। जनसंख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला बिंदु है शिक्षा का विस्तार। समाज में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अशिक्षित लोग ना तो अपने भविष्य के बारे में सोच पाते हैं और ना ही देश और संसार की समस्याओं तक पहुंच पाते हैं। शिक्षा के विस्तार से तो जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जनसंख्या के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होता है।
1981-91 ईस्वी में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 52.1 तथा जनसंख्या वृद्धि 2.11 थी, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका तथा सोवियत संघ में शिक्षित का प्रतिशत 99 है तथा जनसंख्या वृद्धि दर 0.1, 0.1, 0.8, 0.9 है। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में कमी आती है। अगला बिंदु है जनसंख्या शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना। विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में होनी चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य परिवार नियोजन का ज्ञान देना ही नहीं है, अपितु यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परिवार, समुदाय, राज्य, देश और विश्व में जनसंख्या के विषय में शिक्षा प्रदान करना है। अगला बिंदु है परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार होना आवश्यक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य दंपत्ति द्वारा अपने बच्चों की संख्या सीमित रखने तथा 2 बच्चों के जन्म के मध्य पर्याप्त समयांतर रखने से है। अतः सरकार का उत्तरदायित्व है कि परिवार नियोजन का प्रचार करे तथा परिवार नियोजन की सभी सुविधाएं ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं। अगला बिंदु है जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु विज्ञापन व संदेश वाहन के साधनों का उपयोग। जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों एवं जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों का विज्ञापन एवं प्रचार रेडियो, दूरदर्शन व चलचित्रों के माध्यम से ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भी जनसंख्या को सीमित करने में सहायता मिलेगी। अगला बिंदु है सीमित दाम्पत्य परिवारों को पुरस्कृत करना। जिन दाम्पत्य परिवारों के परिवार में 1 या 2 ही बच्चे हैं, ऐसे परिवारों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे अन्य व्यक्तियों को भी सीमित परिवार की प्रेरणा मिलेगी। अगला बिंदु है जनमानस में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास करना। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें जनमानस में अनुकूल चेतना का विकास करना होगा। जन जन में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास होने पर ही हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। अंतिम बिंदु है उपसंहार। इस प्रकार पूर्ण रूप से इस विषय पर विवेचन करने के पश्चात स्पष्टतया यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियोजन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, खासकर महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जाए और बाल विवाहों की कठोरता से रोकथाम सुनिश्चित की जाए। इन कार्यों के अतिरिक्त देश के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी होगी। अब यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र और निबंध दोनों समाप्त होते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने हेतु नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।